हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? और आज हम लोग चैप्टर क्रैश कोर्स का पहला चैप्टर ले रहे हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन। इस चैप्टर को बारीकी से हम लोग स्टडी करेंगे, है ना। इसके ऊपर हम लोग जितने भी आज तक नीट ने पीवाईक्यू पूछे हैं या एक्सपेक्टेड हैं उनको हम लोग करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अप्रोक्सली बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्रैश कोर्स का मतलब यही नहीं है कि हम लोग भगाएंगे, या फिर ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ थ्योरी पढ़ाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें हम न्यूमेरिकल्स करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे जितनी भी हमसे पॉसिबल है। बाकी आप अपनी तरफ से करिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते चैप्टर बिकॉज इट्स अ क्रैश कोर्स एंड अचीव इट वेलकम्स यू इन अ क्रैश कोर्स। तो लेट्स स्टार्ट। तो यार आपको पता है कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? सॉल्यूशन। व्हाट डू मीन बाय सॉल्यूशन? बचपन से पढ़ते आ रहे सर, सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मिक्सचर। अच्छा, तो यहाँ लिखी हुई है आपके बोर्ड पे डेफिनेशन, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। बिल्कुल सेम वही मैंने भी लिखा है। तो क्या होता है? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है, हेटेरोजेनियस नहीं, होमोजेनियस मिक्सचर है। कैसे? दो दूसरे कंपोनेंट्स का, जिसमें सॉल्यूट जो होता है उसका सेम फेज होता है किसकी तरह? सॉल्यूशन की तरह। अगर सॉल्यूशन लिक्विड है तो सॉल्वेंट भी क्या होगा? लिक्विड होगा। ठीक है। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सेम फेज हो गया, क्या हो गया? सेम फेज हो गया, तो जो सॉल्वेंट है वो थोड़ा ज्यादा अमाउंट में होगा किससे? सॉल्यूट से। सही है। तो ये एक इसकी बेसिक डेफिनेशन है सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो अच्छी बात है, बट इससे कोई क्वेश्चन आता नहीं है और इसका कोई मतलब होता नहीं है। लेकिन ठीक है, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक से स्टार्ट करके समझ लेते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। आपको सबसे पहले चैप्टर में जो पढ़ना है, इस चैप्टर की जो जान है, और इसे हर साल ही कम से कम क्वेश्चन पूछा जाता है कहीं ना कहीं, चाहे यहाँ पूछा जाए, मोर कॉन्सेप्ट में पूछा जाए, कहीं भी पूछा जाए। बेसिकली आजकल की ट्रेंड के जो क्वेश्चन है वो इस चैप्टर पर डायरेक्ट, सॉरी, इस टॉपिक से डायरेक्ट नहीं है, बल्कि घुमा के पूछे जाते हैं। और कैसे पूछे जाते हैं हम उसकी बारीकी से स्टडी करेंगे। इसके अंदर जो पहला टॉपिक आता है उसका नाम होता है कंसंट्रेशन टर्म। क्या होता है? कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर क्या आता है? तीन चार चीजें आती हैं सबसे जनरली। आपने इसे मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है, 11 भी पढ़ा होता है, बट हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला आता है मोल फ्रैक्शन। तो अगर हमें किसी चीज का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, पहले बात इसको काय से डिनोट करते हैं। किससे? काय से। इस तरीके से एक्स इट्स अ काय। ओके, इट्स नॉट योर एक्स, इट्स अ काय। तो काय से डिनोट करते हैं। अब काय से डिनोट करते हैं अगर हमें दो कॉम्पोनेंट दिए हुए हैं कि हमें काय ए का निकालना है, काय बी का निकालना है। ठीक है, मेरे मतलब दो कॉम्पोनेंट दिए हुए हैं, ठीक है, ए और बी का, है ना। मतलब मेरे पास सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन के अंदर एक ए का कंपोनेंट है, एक बी का कंपोनेंट है। मैं ए के कंपोनेंट को, मैं, मेरे से कहा जा रहा है कि आप एक ही कंपोनेंट का क्या करो, मोल फ्रैक्शन निकालो। तो मैंने क्या कहा कि मैं एक ही कंपोनेंट को काय मान लेता हूं, बिकॉज काय क्या है? मोल फ्रैक्शन को डिनोट करने का तरीका। और बी वाले को क्या मान लेता हूं? काय भी मान लेता हूं। तो काय निकालने का तरीका क्या होता है? मैं काय से निकालना आपको सिखाता हूं, काय भी देख लेंगे। काय निकालने का तरीका क्या होता है कि जिसका भी आपको निकालना है ना बॉस, जिसका भी आपको निकालना है बॉस, तो आप क्या करेंगे? उसका मोल रखेंगे ऊपर, आपको दिया जाएगा 2 मोल्स ऑफ ए, 3 मोल्स ऑफ बी। ठीक है, एक सॉल्यूशन में डिसॉल्व है वो आपको मतलब दिया रहेगा लैंग्वेज बना के। बाकी हम क्वेश्चंस की तरफ, कंसंट्रेशन टर्म जैसी सारी कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगी, मैं आपको हर एक के पीछे इनसाइड क्वेश्चन दिखाऊंगा कि कैसे पूछा जा सकता है। बाकी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। तो अगर आपसे कहा जाए तो आप नीचे क्या करेंगे? Na प्लस एनबी। मतलब अगर आपको 2 मोल दिया हुआ है और इसका 3 मोल दिया हुआ है, और आपसे कहा जा रहा है आप का निकालिए, तो 2 मोल अपॉन में 5, ये आंसर हो जाएगा। ये सुनो, ठीक है, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यहां लिख देते साइड में, या चलो छोड़ो, क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें देख लेंगे। काई की वैल्यू ये होती है। अगर आपसे काई भी पूछा जाए ऐसी, तो क्या करेंगे? ऊपर किसके मोल रखेंगे? एनबी के, और नीचे क्या करेंगे? Na प्लस एनबी। बहुत अच्छी बात है। अब आपको एक यहाँ बेसिक बात जाननी होगी, काय ए और काय बी जो होता है 1 की इक्वल होता है। इस फॉर्मूले पे या इस एक्सप्रेशन पे जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किसी भी नहीं पूछे जाते। वो क्या करते हैं? वो घुमाते हैं कहां पर? सॉल्यूशन के चैप्टर में आगे आप जब और लॉस पढ़ेंगे, जब आप पेपर लोअरिंग पेपर प्रेशर पढ़ेंगे, आप भी बहुत सारे लॉस पढ़ेंगे, तो उसके अंदर आपको दिखेगा इस पे घुमाए जाते हैं क्वेश्चंस, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन पे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी कि काय ए प्लस काय बी क्या होता है? 1 होता है। ऐसे अगर आपके पास 3 4 मिक्सचर दिए गए हो, कैसे? ए बी सी डी एफ ई एफ जी एच, है ना, एबीसीडी तो आती होगी, वैसे सारे मिक्सचर दिए गए हो, तो सबका काय अगर आप जोड़ते जाएंगे, सबका काय अगर आप जोड़ते जाएंगे, काय ए प्लस काय बी प्लस काय सी प्लस काय डी प्लस काय एफ काय जी एच, जितने भी काय जोड़ते जाएंगे उन सबका सम क्या होगा? 1 की इक्वल होगा। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। तो जितने भी काय होंगे उन सबको ऐड करेंगे, 1 के इक्वल प्लेस करेंगे, और उसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे। ओके, एनी इश्यूज नहीं। अब बात करें मास परसेंट की। दूसरा आता है सर मास परसेंट। क्या आता है?
मास परसेंट। मास नाम से देखिए मास परसेंट, आपको ये बता बोलेगा क्या, कैसे आपको पता चलेगा कि मुझे मास परसेंट निकालना है? तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि एक्स पार्ट ऑफ मास, या ऐसे भी नहीं, ऐसे कह सकते हैं, देखो एक्स परसेंट डिजोल्व इन, ठीक है, डिजोल्व इन 100 यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा कुछ कह सकता है, 100 यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब बेसिकली आपको वो दे सकता है कि 5 ग्राम, जैसे ऐसा लिखा होगा 5 ग्राम डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। या अगर आपको कहेगा ना 5%, ऐसा कह सकता है 5% डिजोल्व इन अ सॉल्यूशन, तो आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि जो 5 ग्राम, इसका मतलब है क्योंकि मास परसेंट, और वो कहता है फाइंड द मास परसेंट, तो आप कहेंगे कि 5 ग्राम होगा इसमें 100, ठीक है, 100 ml के सॉल्यूशन में। आपको ये बात याद रखनी होगी, ठीक है, सही बात है, ओके, एक सेकेंड, हाँ। तो ये बात आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। अब आपको मास परसेंट निकालना कैसे, तो वेट ऑफ, जैसे आपको ए का दिया हुआ है कि ए डिजोल्व है 5%, ठीक है, ना 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे वेट ऑफ ए अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से, वेट ऑफ ए अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आपको इसके अंदर बड़ी बारीकी से देखना होगा कि इसके अंदर हम वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी मिला रहे हैं। व्हाट इज बी, बी इज ऑफ सॉल्वेंट, और ये किसका भाई, सॉल्यूट का है, किसका है, सॉल्यूट का। तो सॉल्यूशन के अंदर दोनों आते हैं, तो वेट जिसका भी पूछा होगा 5% डिजोल्व इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, तो आपको मानना पड़ेगा कि यार 100 ml सॉल्यूशन वो डिजोल्व है, मतलब 5/100 मल्टीप्लाई 100 करके आपको रखना होगा, इस तरीके से परसेंटेज निकालने के लिए। क्वेश्चन की जैसे भी लैंग्वेज होगी बता दी जाएगी, ठीक है, आपको दी जाएगी क्वेश्चन की लैंग्वेज। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है वॉल्यूम परसेंट। सर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, इधर आपको ग्राम में नहीं बात की जा रही है, इधर आपको वॉल्यूम में बात करी जा रही है, ठीक है। पहली बात मैं एक बार आपको और बता देता हूं, इसको देखो क्या कहते हैं, कितने नंबर का पार्ट, मतलब कितने मास का पार्ट, मास है मेरे पास, उसका कितना पार्ट डिजोल्व है, 100 पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन है उसका 100 पार्ट है ना, उस पार्ट में कितना परसेंट मास का डिजोल्व है, आर यू गेटिंग इट, सॉल्यूशन है उसका 100 ग्राम ले लो, उसमें कितना परसेंट मास का डिजोल्व है ना, मास परसेंट इसी को कहते हैं। वॉल्यूम परसेंट किसको कहते हैं, कितना वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम एक पर्टिकुलर चीज का 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में डिजोल्व है, किसमें डिजोल्व है, 100 पार्ट बाय वॉल्यूम में डिजोल्व है। ये बात समझ में आ रही है, तो इसको निकालते कैसे हैं, जिसका भी लेना है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, जिसका भी आपको दिया होगा उसे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से 3 निकल जाता है ना, ये बेसिक सी बातें होती है। 3 हमने कंसंट्रेशन टर्म देख लिए, और कंसंट्रेशन टर्म देखते हैं, एक होता है पार्ट पर मिलियन, क्या होता है, पार्ट पर मिलियन, तो व्हाट डू मीन बाय पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ पार्ट बाय मास एक कंपोनेंट का पर मिलियन पार्ट बाय मास में, या देखो मतलब क्या है, अगर आप एक पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हो, एक समुद्र की बात कर रहे हो, तो उसमें कितना आपने डिजोल्व किया ले जाकर, बात उसकी होती है, मिलियंस में बात उसकी हो सकती है जिसकी सॉल्यूशन मिलियंस में हो, है ना, मतलब जिसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो, आर यू गेटिंग इट, जिसका नंबर इनफाइनाइट हो, क्योंकि क्योंकि एक सागर है उसका नंबर काफी इनफाइनाइट है, या एक समुद्र है उसका इनफाइनाइट है, आप उसमें कितना डिजोल्व कर रहे हो, बेसिकली यही मतलब होता है इसका। तो पीपीएम की बात करें, यानी पार्ट्स पर मिलियन की बात करें, तो इसको निकालने का सिंपल तरीका होता है कि आपको जिसका कहा जा रहा है मास ऑफ ए, मास ऑफ सॉल्यूशन ले लीजिए, मास ऑफ ए, मास ऑफ सॉल्यूशन ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर दिए 10 की पावर, ओके 6 से, सॉरी 10 की पावर 6 से, ठीक है, इस तरीके से 10 की पावर 6 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे क्या निकलेगा, पीपीएम। लेकिन अगर आपसे पीपीपी पूछ ले, क्या पूछ ले, पार्ट पर बिलियन, 10 की पावर -9 कर देते, ठीक है। पीपीपी में क्या करते हैं, पीपी, एक मिनट, हाँ, पीपीपी में क्या करते हैं, 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन उसका भी होता है, मास ऑफ ए, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय, ओके जी, ये होता है। अच्छा सर, अब बात करते हैं मोलैरिटी की। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है कि कितने ग्राम के मोल डिजोल्व है 1 लीटर सॉल्यूशन में, कितने ग्राम के मास डिजोल्व है 1 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है। हाँ, अपने को डेफिनेशन से चलना है, आपको ऊपर क्या दिया रहेगा, आपको इस तरीके से दिया रहेगा एन बाई वी की फॉर्म में, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नीचे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, हमेशा लीटर में लेना है वॉल्यूम को, किस में लेना है, लीटर में लेना है।
ये सुनो, लीटर में। अगर आपको लीटर में नहीं दिया जाता, 500 ml कहा जाता है, तो आप ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको लीटर में कन्वर्ट करना तो आता ही है ना। सिंपल सी बात है। अच्छा, दूसरी आती है इसका भाई नॉर्मेलिटी। नहीं भाई तो शायद इसका मोरालिटी है, बहन है इसकी नॉर्मेलिटी, हो सकता है जो भी आप मानना चाहें। तो नॉर्मेलिटी निकालने का सिंपल तरीका होता है। वैसे तो इस नॉर्मेलिटी के टर्म्स को हम अच्छे से समझते हैं रॉक्स के अंदर, बट यहाँ पे भी अगर कंसंट्रेशन टर्म्स की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हम लिखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, बाकी वहां पे हम जरूर समझेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, एक मिनट ये सॉल्यूट लिखना है, एक सेकेंड, ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, और बात करते हैं आ गया। अरे यार एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड, ये स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो हम कहां तक पहुंच गए थे? ओके, तो कहां तक पहुंच गए थे भाई? नॉर्मेलिटी तक। अब हमें क्या करना है? मोलैलिटी देखनी है। क्या होता है मोलैलिटी? मोलैलिटी क्या होती है कि ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब इसमें से आपको क्या करना होता है ना, एन अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट रखना होता है। मतलब क्या सर? सर मोल्स रख लो, नीचे सॉल्वेंट का वेट रख लो, और वेट किस में होना चाहिए? केजी में होना चाहिए, और बस इस तरीके से निकाल लेते। देखो मोलैलिटी निकालने का सिंपल तरीका होता है, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और इसके भाई को, अच्छा लग रहा है ना, इसके भाई को कैसे डिनोट करते हैं? इसका भाई कौन? नहीं भाई इस बार मत जाना, मोरालिटी, इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। बस मैंने डोनेट कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिजोल्व करते हैं कि मतलब एक, बेसिकली आपको लेना होता है कि 1 किलो, मतलब आपको किलो में लेना होता है, और 1 किलो में कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। तो कह सकते हैं क्या कि नंबर ऑफ ग्राम मोल्स 1000 ग्राम में डिजोल्व है। मतलब 1000 ग्राम में कितने ग्राम मोल्स हैं? ये सुनो, 1 लीटर में कितने ग्राम मोल्स हैं, दैट इज मोलारिटी। 1000 ग्राम में कितने लीटर हैं, यानी 1 किलो में कितने ग्राम मोल्स हैं, तो उसे हम कैसे डिनोट करेंगे? नॉर्मेलिटी के, है ना, सिंपल सी बात है। अच्छा, आपको एक और चीज समझाई जाती है, जैसे कि आपको मोलालिटी और मिक्सिंग की बात करी जाए जब, ठीक है, मोलालिटी ऑन मिक्सिंग, आप कहेंगे M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल्स टू M3 V1 प्लस V2। ठीक है, आपसे सिमिलर तरीके से नॉर्मेलिटी की बात करी जाए, आप कहेंगे N1 V1 प्लस N2 V2 इज इक्वल्स टू N3 अंदर V1 प्लस V2। अच्छा, अब देखो, सेम सॉलिड के लिए बात हो रही है, ठीक है, अलग अलग सॉलिड वॉलिड के लिए बात हो रही है, सेम सॉलिड के लिए बात हो रही है। देखना, ध्यान समझना। अब क्या होता है, हमारे पास ना क्वेश्चन यहां से बहुत कम आने लगे, पहले आते थे अब नहीं आते, है ना, हम एडवांस हैं। तो क्या आएंगे क्वेश्चंस? क्वेश्चंस आएंगे इनके रिलेशन पर, इनके बीच के रिलेशन पर, इनके बीच के कन्वर्जन पर। कैसे क्वेश्चंस आएंगे सर? तो उसके लिए भी कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे आपको रिलेशन होना चाहिए मोलैरिटी और डेंसिटी के बीच में। सबसे पहला रिलेशन किसके बीच में? रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड डेंसिटी। अच्छा, एम से डिनोट करते हैं मोलैरिटी को, आपको पता ही है, इक्वल्स टू, हमें रखना होता है वेट बाय वेट। मैंने आपको वेट बाय वेट पहले पढ़ा दिया, वेट किसका? सॉल्यूट का, नीचे किसका? सॉल्यूशन का। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी आपको दी जाएगी क्वेश्चन में, कैसे? ग्राम पर लीटर में होता है इसकी यूनिट, अपॉन में आपको मोलर मास रखना होगा, किसका? सॉल्यूट का, किसका? सॉल्यूट का, और ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। प्लीज 100 नहीं है, 10 है। ठीक है, और देखते हैं रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड डेंसिटी। नॉर्मेलिटी और डेंसिटी के बीच में रिलेशन क्या है? अगर आप नॉर्मेलिटी की बात करेंगे, नॉर्मेलिटी की बात करेंगे, तो आपको यहां पर भी क्या रखना पड़ेगा? वेट बाय वेट, मैंने ऊपर बताया, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, डी से डिनोट कर सकते हैं क्या डेंसिटी को? हाँ, यहां पर भी 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करना होता है। बट यहां पर एक बात आपको नोट करनी है, यहां पर इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉलिड लिखना होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में भी एक रिलेशन होता है, किसमें? नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में भी रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है सर, बताओ ना?
एन फैक्टर, अब एन फैक्टर क्या होता है तो कहां सीखेंगे ये, वहां पर, कहां पर, वहां पर रिडॉक्स में। चलिए अच्छी बात है। नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी, ठीक है। बेसिकली एन फैक्टर कुछ नहीं होता है, कुछ चेंजेस होते हैं, ये फिर से बंद हो गया, कैसे, जैसे आप एक रिएक्शन को टेक प्लेस कर रहे हो तो कितने आयंस का चेंज हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड एन फैक्टर ऑफ द पर्टिकुलर, है ना। तीन चीजें होती है, एसिड सॉल्ट, एसिड का होता है, बेस का होता है, और रिएक्शंस में होती है, तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में दिखा दूंगा। बट यहाँ पर अगर हम क्रैश कोर्स के अंदर उसको बात करने जाएंगे तो आई थिंक फिर तो क्रैश कोर्स नहीं, ये क्लास बन जाएगी नॉर्मली, ठीक है। ये नीचे क्यों नहीं जा रहा, एक सेकेंड जस्ट वेट, हाँ अब जाएगा ये। चलिए जी, देख लेते हैं जरा रिलेशन नॉर्मेलिटी मोलैरिटी के बीच, मैंने आपको बता दिया रिलेशन। अब आता है भाइयों के बीच में रिलेशन क्या भाई, हाँ भाई है तो रिलेशन तो होगा ही कुछ ना कुछ, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी, सॉरी इट्स अ मोलैरिटी, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। क्या रिलेशन होता है मोलैरिटी मोलैरिटी के बीच में, यहां लिखते हैं एम यानी मोलैरिटी, यहां क्या होता है मोलैरिटी, मल्टीप्लाई क्या करते हैं 1000, अपॉन में क्या लिखते हैं 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा यहां पे देख लेना, यहां पे थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया, यहां मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय 1000, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन में मोलैरिटी, सॉरी अपॉन में 1000 इनटू डेंसिटी, 1000 इनटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इनटू मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो पीपीएम का भी एक रिलेशन होता है मास फ्रैक्शन के साथ, यहाँ पे 10 की पावर 6, ये बात आपको याद रखनी होगी, ठीक है। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, इसका नेक्स्ट टॉपिक होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। क्या होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, देखो गैस क्या होता है ना, गैस डिफ्यूज कर सकती है, ठीक है, एक दूसरे के साथ ये डिजोल्व हो सकती है, किसके साथ, लिक्विड के साथ, क्या सकती है लिक्विड के साथ डिजोल्व हो सकती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को डिफाइन करना है तो गैसेस कैन डिफ्यूज, एक दूसरे के साथ डिफ्यूज लिखने की जरूरत तो नहीं है, गैसेस एक दूसरे डिफ्यूज हो सकती हैं या सॉलिड के अंदर या लिक्विड के अंदर डिजोल्व हो सकती हैं। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की डिटरमाइन कैसे करेंगे, तो देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डिटरमाइंड बाय, कैसे, इज डिटरमाइंड बाय सेवरल फैक्टर्स, जैसे कुछ फैक्टर्स है, जैसे क्या टेम्परेचर और प्रेशर, लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्युबिलिटी किसी गैस की एक लिक्विड के अंदर, सॉल्युबिलिटी किसी गैस की, देखो ये सिर्फ गैस की बात कर रहा है, तो सॉल्युबिलिटी, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज गवर्न्ड बाय, देखता है हेनरीज लॉ, मतलब हेनरीज लॉ से ये आता है, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टू द प्रेशर ऑफ गैस, टू द प्रेशर ऑफ गैस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी गैस के प्रेशर का, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिपेंड करता है कि भाई गैस का पार्शियल प्रेशर क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है, और प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन पे पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो इसकी एक इक्वेशन आती है हेनरीज लॉ की, वो क्या होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, इसको डिनोट कर सकते क्या, ऐसा को डिनोट कर सकते इसको, ऐसा है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू केएच, केएच इज व्हाट हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मैंने इसलिए आपको मोल फ्रैक्शन पहले समझाया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब देखो इसकी वेरिएशंस बनेंगी अभी, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, सही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू के एच इंटू जाई,
ठीक है, केएच इंटू जाई। केएच क्या है, हेनरी कांस्टेंट है, और ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, अलग अलग के लिए अलग अलग केएच होती है। ठीक है, डिफरेंट गैसेस, ठीक है, क्या होता है, different gases have different kh values. Higher the kh, higher the kh, lower is the solubility. जितनी lower is the solu, जितनी ज्यादा kh ज्यादा होगी solubility उतनी कम होगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे solubility अपने आप घट जाएगी। क्या घट जाएगी, solubility घट जाएगी। अगर आप पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का एक प्लॉट लाओगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और जो उसकी स्लोप होगी वो हेनरीज कांस्टेंट की इक्वल होगी। अगर आप एक ग्राफ बनाने की बात कर रहे हैं, सर कैसे ग्राफ बनाएं, किसके बीच में ग्राफ बनाना है, तो पार्शियल प्रेशर और जाय के बीच में, तो एक आपको वो एक आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और इसकी जो स्लोप होगी वो केएच होगी। ठीक है, ये वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, लेकिन हाँ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इसके लिए हर एक चीज के लिए रेडी रहेंगे। अच्छी बात है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप क्या दिया हुआ, एक एग्जांपल है, हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ CO2, क्योंकि हेनरी लॉ कांस्टेंट है, वो एक के लिए फिक्स होती है, ऑफ CO2 इन वाटर एट 298 केल्विन, मतलब 298 केल्विन उसकी दी गई है 553 के बार। ठीक है, इफ प्रेशर ऑफ CO2, किसका, इफ प्रेशर ऑफ CO2 इज 0.01 बार, अगर CO2 का प्रेशर 0.01 बार है, तो फाइंड इट्स क्या, मोल फ्रैक्शन। तो आप फाइंड करिए उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो बहुत सिंपल है यार, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, कोई मजाक है। देखो, आपको पता है यहां से एक बात है, P इक्वल्स टू KH इंटू जाय मैं लिख सकता हूं। आपको दिया गया है क्या, कि द हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इज 5.3, आपको KH गिवन है कितना, 5.3 के। इफ द प्रेशर ऑफ CO2 इज 0.01 बार, मोल फ्रैक्शन बताना है, तो 0.01 बार इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाय, आपसे क्या पूछा हुआ है, मोल फ्रैक्शन जाय, तो 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय 5 इज इक्वल्स टू जाय, यहां पे आ जाता है इसकी वैल्यू 100। अब आप इसे सॉल्व करिए तो आपको मिल जाएगा क्या, यहां से कुछ, ये सुनो, यहां से कुछ मिल सकता है, तो आप उसे निकाल दीजिए जो भी मिलेगा। अब एक बात यहाँ पे आती है, जो ये आपको के दिया गया है, ये क्या है, के की जो यहाँ पे 5/3 के बार दिया गया, किलो बार, इसका किलो बार ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो आपको के दिया गया था, ये इसको किलो बार है, इसको कन्वर्ट करने के लिए बार के अंदर हमें थाउजेंड से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो एक सेकेंड, हाँ, आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थाउजेंड से, तो मेरा 1000 यहाँ बच गया था। ठीक है, यहाँ बच गया था 1000, तो आप इसको क्या करेंगे कि 5/3 ऑफ 1000, 3 वहां गया और 5 नीचे आ गया। अभी 1000 को भी नीचे ले आएंगे। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बेसिकली, है ना। यहाँ से रफ कर देते हैं इसको, वहां लिखा हुआ है, तो एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ पे एडिट कर देता हूँ इसे, है ना। देखो, 5/3 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय जाय, आपको क्या करना है, 1/100 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 1000, और यहाँ से जाय की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और वो जाय की वैल्यू क्या होगी, 6 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, ये लिखा हुआ डेटा है, तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे, कुछ इतनी बात नहीं है। इसके को दिया गया था सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, तो उसका मतलब होता है किलो बार, यानी आप किलो को कन्वर्ट कर सकते हैं यहां से। अच्छी बात है। अब वेपर प्रेशर की बात करते हैं। वेपर प्रेशर का मतलब होता है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ वेपर्स, आप इक्विलिब्रियम में है किसी लिक्विड के साथ, है ना, मतलब आप लिक्विड लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं, ये लिक्विड में गैस को मिक्स, लिक्विड में गैस को मिक्स कर रहे हैं, तो जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वेपर, इसमें लिक्विड में किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उसे क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर कहेंगे। क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर कहेंगे। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय, pressure exerted by the vapors in equilibrium, by the vapors in equilibrium, equilibrium पर आपने किसी दो लोगों को मिक्स किया, ठीक है, दो लिक्विड को मिक्स किया, और वो अपना एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे पहले से इसमें पड़े हुए, और आपने कुछ और लाके मिक्स किया, ये क्या कर रहा है, इसमें कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, और जिसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट की वजह से वेपर प्रेशर आ रहा है।
बाय द वॉल्यूम इन इक्विलिब्रियम विच इट्स लिक्विड, ठीक है, विच इट्स कहां पर, एट गिवन टेम्परेचर। ये हो गया गिवन टेम्परेचर पर ऐसा होता है। फैक्टर्स को डिपेंड करते हैं वेपर प्रेशर को, जैसे नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है, जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हो किससे, वेपर प्रेशर से, ठीक है, जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हो देन द वेपर प्रेशर विल बी लो, ठीक है, वेपर प्रेशर से कम हो, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं मैं इसे लिख देता हूं, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वीपी वेपर प्रेशर, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। क्या होता है कि जब भी दो फैक्टर्स होते हैं बेसिकली, पहला होता है नेचर ऑफ लिक्विड, क्या होता है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड में क्या होता है कि जब आपके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो स्ट्रॉन्गर होते हैं किससे, वेपर प्रेशर से, वेपर प्रेशर से, और क्योंकि जिसकी वजह से कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो लिक्विड को छोड़ पाते हैं, ठीक है। क्या होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है तो उन्होंने उसको पकड़ के रखा हुआ है, तो वो छोड़ नहीं पा रहे हैं इसको, मतलब जो स्पीकर में आपने रखा हुआ है सबको, वहां से वो उसको छोड़ नहीं पा रहे, ठीक है। दूसरा, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। क्यों ऐसा होगा, तो ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जो होंगे वो लीव करेंगे किसके, किसको, लिक्विड की सरफेस को, ठीक है। तो इसकी वजह से ऐसा होगा, तो टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो आपका वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो मूविंग करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे रैंडम तरीके से, और वेपर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, है ना। इतनी छोटी सी बात होती है इसमें। बात करते हैं राउल्स लॉ की, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इस पूरे लिख लेते हैं इसको, राउल्स लॉ को। तो राउल्स लॉ, अगर आप राउल्स लॉ की बात करते हैं तो राउल्स लॉ में क्या होगा कि जो भी वेपर प्रेशर होगा किसी कंपोनेंट का, किसी टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर होगा किसी कंपोनेंट का, वेपर प्रेशर ऑफ ऑफ कंपोनेंट एक किसी गिवन टेम्परेचर पर, एट अ गिवन टेम्परेचर, कहां पर, एट अ गिवन टेम्परेचर, वो इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन उस कंपोनेंट के, जो कंपोनेंट आपने डाला है उस मोल फ्रैक्शन उस कंपोनेंट के सॉल्यूशन के अंदर, मल्टीप्लाई किसके, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। लिख के मैं आपको और समझाता हूं, गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन, किसके इक्वल होगा, टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, ऑफ दैट कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन, is multiplied by the vapor pressure of that component in the pure state। जब वो प्योर स्टेट में होगा तो क्या करेगा, इसकी एक इक्वेशन आती है, जैसे पीए की वैल्यू बात करें तो वो जाता है जाए पी नॉट ए। अब ये पीए जो है बेसिकली एक वेपर प्रेशर है, एक प्रेशर है, तो वो क्या होगा, वो इक्वल होगा किससे, जो भी उसका मोल फ्रैक्शन है मल्टीप्लाइड बाय जिस चीज का आपने एक लिक्विड लिया था, अब उस लिक्विड के अंदर पहले एक सॉल्यूशन था, उसके अंदर आपने कुछ और सॉल्यूट डाल दिए, ठीक है, सॉल्यूशन का मिक्सचर था, उस सॉलिड और सॉल्वेंट का मिक्सचर था सॉल्यूशन, उसके अंदर और सॉल्वेंट डाल दिए। उस सॉल्वेंट ने क्या किया, उस सॉल्यूट ने क्या किया, सॉरी, उस सॉल्यूट ने क्या किया, उसके प्रेशर को रिड्यूस करा, ऊपर की जगह लेता गया, ठीक है, वेपर प्रेशर बढ़ाता गया, सही है। अब हमें निकालना है कि ये वेपर प्रेशर कैसा है, इसका मेजरमेंट क्या है वेपर प्रेशर का, तो कैसे निकालेंगे, तो आप प्रेशर देखिए अभी सॉल्यूशन का क्या चल रहा है एग्जैक्टली अभी इसी वक्त क्या चल रहा है, प्रेशर जो भी चल रहा है वो इक्वेट कर दीजिए किससे, मोल फ्रैक्शन से, इसके सॉल्यूट से, जो मोल फ्रैक्शन है उसमें पड़ा हुआ सॉल्यूट का, मल्टीप्लाई कर दीजिए प्योर स्टेट में क्या था उस सॉल्यूशन का, मतलब वो सॉल्यूशन जब प्योर स्टेट में था तो क्या प्रेशर था उसका, जब नहीं डाला था सॉल्यूट तब क्या था, ठीक है, उसको ऐड कर दीजिए। ऐसे ही आप पी भी निकाल सकते हैं, पी भी कैसे निकलेगा, पी नॉट बी जाए बी। अब आप क्या करेंगे, अब आप अगर आपको टोटल प्रेशर निकालना है पी टोटल, तो आप P1 प्लस P2 को ऐड करेंगे, यानी पीबी पीए प्लस पीबी को ऐड करेंगे, जिसमें आप लिख सकते हैं पीबी और पी को ऐड करने के बाद जाए पी नॉट ए प्लस जाए बी
पी नॉट बी, देख सकते हैं, सही बात है। मैंने आपको चीज बताई थी, जाए प्लस जाए बी जो होती है वो तो वन होती है। हाँ सर सही बताई थी। तो यहां से क्या मैं एक चीज लिख दूं तो जाए को वन माइनस जाए बी, यस सर लिख सकते हो, अच्छी बात है, लिख लो। तो यहां से मैंने ये कुछ उल्टा लिखा गया क्या, नहीं नहीं, जाए को लिखा जाएगा वन माइनस जाए बी। एक सेकेंड, आई विल रब दिस। तो देखो यहाँ जाए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या जाए को लिख सकते हैं क्या यहाँ पे, जाए को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस जाए बी। तो वन माइनस जाए बी मल्टीप्लाइड बाय पी नॉट ए प्लस जाए बी पी नॉट बी। ये हो जाता है पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए जाए बी प्लस जाए बी पी नॉट बी। अब क्या होगा, अब हम क्या यहाँ से यहाँ दोनों देखो जाए बी को कॉमन ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, क्या हो जाएगा पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, और यहाँ क्या हो जाएगा पी नॉट ए माइनस, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, सही बात है बिल्कुल। हम्म। तो एक और काम यहां से किया जा सकता है, कैसे, इसको अगर मैं ये लिख दूं पी नॉट ए, लिख दूं पी नॉट ए प्लस जाई बी अंदर पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। तो अगर आपको कभी ऐसा कोई क्वेश्चन दी जाए तो आप उसको बना सकते हैं। पी नॉट ए पी ए भी क्या होता है, जैसे मैं यहां लिख देता हूं पी नॉट ए पी नॉट बी क्या होता है, वो एक तरीके का, ये दोनों कांस्टेंट है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ये दोनों क्या है कांस्टेंट है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कांस्टेंट है, सही बात है। कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं इसके, रॉल्स वगैरह कुछ एग्जांपल की बात करते हैं, हर साल एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आते रहे हैं। तो बेंजीन प्लस ताउलिन जितने मैं बता रहा हूँ उतने रट जाइए, इससे बाहर तो नहीं आने वाला है। मैं भी लिख के देता हूँ, इथेनॉल प्लस मिथेनॉल, देखो नाम भी कितना अच्छा, इथेनॉल प्लस मिथेनॉल, और CH3CHO, आगे जाके आप पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक में, और ये होता है इथेनॉल C2H5CH, ये वाली बात आप कर रखेंगे। अगर आप मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे कंपोनेंट का किसी वेपर फेज में, तो यार ऐसे लिख सकते हो, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, पी नॉट इज आई इज टू पी टोटल इनटू, मतलब ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसा कोई उसमें अलग से याद करने वाली कोई चीज नहीं है, आप कर सकते हैं, सही है। अगर हम बात करें, अब हमने तो बात करी यार कि हम अभी किसकी प्रेशर की बात कर रहे थे, हम तो वेपर प्रेशर की बात कर रहे, राउल्स लॉ की, राउल्स लॉ की बात कर रहे थे। अब राउल्स लॉ क्या कहता है कि भाई आ, हमने देख लिया राउल्स लॉ क्या है बेसिकली, जैसे आपका पार्शियल प्रेशर हो जाए जाए मतलब जाए मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर है ना, मतलब टोटल प्रेशर मतलब प्योर स्टेट में जो प्रेशर है वो। अब अगर हम अब वेपर प्रेशर की बात करें तो सॉलिड को लिक्विड के अंदर डालेंगे, इसको सॉलिड के अंदर, तो हम गैस को घुला रहे थे, लेकिन अब आप किसको घुला रहे हैं, सॉलिड को, कहां पर, लिक्विड के अंदर। तो क्या होगा, तो एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब भी ऐड होता है किसी सॉल्वेंट, किसी सॉलिड सॉल्वेंट के अंदर, ध्यान सुनना, जब हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं किसी सॉल्वेंट के अंदर, तो वेपर प्रेशर इस स्लोली क्या करता है, स्लोली फ्रॉम द सॉल्वेंट अलोन, मतलब वेपर प्रेशर जो होता है बेसिकली वो अलग हो जाता है किससे, सॉल्वेंट से, मतलब पहले वो मिला हुआ होता है लेकिन बाद में अलग हो जाता है। तो वेपर प्रेशर सॉल्यूट, अगर हम वेपर प्रेशर किसी सॉल्यूशन का देखेंगे किसी गिवन टेम्परेचर पर, तो वो हमें कम दिखेगा, कहां पर, प्योर स्टेट में होगा। अगर हमने प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर देखा किसी सेम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस पर हमने देखा, तो वो हमें कम दिखेगा, सॉरी वो हमें ज्यादा दिखेगा, जब हम प्योर स्टेट में देखेंगे वेपर प्रेशर को तो हमें ज्यादा दिखेगा किससे, उस वेपर प्रेशर से जो हम सॉलिड को मिलाने के बाद देख रहे हैं, मिलाने के बाद देख रहे हैं, सॉलिड को मिलाने के बाद देख रहे हैं, ठीक है। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट किसी वेपर प्रेशर की प्योर सॉल्वेंट में बेसिकली हम लिख सकते हैं कि वो जो P1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जाइवन से, यानी P1 जो होता है, अभी हमने देख के भी आए हैं इस चीज को, ठीक है, क्या देख के आए, अभी हम इस चीज को देख के भी आए, P1 जो होता है वो जाइवन P0 1 होता है, ठीक है, इस बात को हमने देख लिया। ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे अगर मैं वेपर प्रेशर रख दूं, यहाँ पर मैं अगर आज सॉल्वेंट रख दूं, ठीक है, ये ग्राफ आप देख लेंगे, सॉल्वेंट रख दें, मैं आपको यहाँ से बता सकता हूँ कि ये मिलेगा आपको इक्वेशन यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं 0 ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं 1 ले रहा हूँ, वन किसका है, वन किसका, ये प्योर वाले का है, इसका यहाँ पर आपको पी नॉट मिल जाएगा, कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पर आपको पी नॉट मिल जाएगा, वन किसका है, प्योर वाले का, पी नॉट का, ठीक है सर, अच्छी बात है। अब इसी के बेसिस पर कुछ कुछ सॉल्यूशन बनाए जाते हैं, जैसे पहला आता है आपका आइडियल सॉल्यूशन, क्या आता है आइडियल सॉल्यूशन, दो टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो फॉलो करते हैं, इसको रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है, जिसमें सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन प्योर स्टेट में एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन प्योर स्टेट में सिमिलर होता है, ठीक है, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन इज इक्वल्स टू सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ठीक है, ये बिल्कुल बराबर की बात होती है कि सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बिल्कुल बराबर के होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं,
ठीक है, मतलब बेसिकली बराबर होते हैं। हम अगर बात करें ए और बी के बिल्कुल बराबर होते हैं, कोई गलत बात नहीं है। प्योर स्टेट की बात हो रही है सब, है ना? कहाँ की बात हो रही है? प्योर स्टेट की बात हो रही है। यहाँ पर कुछ चीज आपको याद रखनी है, ये ओबे करता है किसको? रॉल्स लॉ को। अभी एक हम नॉन आइडियल पढ़ेंगे, ओबे नहीं करता वो। ओबेस किसको ओबे कर रहा है ये लोग, बताएंगे आप जरा? रॉल्स लॉ को। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज आपको याद रखनी है। डेल्टा मिक्स जो होता है यहाँ पे जीरो होता है। डेल्टा मिक्स का मतलब होता है एंथैल्पी का जो चेंज होता है यहाँ पर बेसिकली वो जीरो होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप देखोगे तो सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन बिल्कुल बराबर है, जिसकी वजह से हीट का कोई यहाँ पे लॉस नहीं दिखाई देता है, तो बेसिकली बराबर होता है। डेल्टा वी मिक्स, पहले V1 था, बाद में V2 हुआ, जब हमने मिक्स किया दोनों को तो भी वो उतना ही है, क्योंकि बेसिकली नहीं कोई सॉलिड ऐसा है जो ज्यादा वोलाटाइल है, ज्यादा नॉन वोलाटाइल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, डेल्टा एस मिक्स की बात करेंगे, ये जीरो होता है। डेल्टा जी की बात करें तो ये कम होता है। बेसिकली रेंडमनेस यहाँ पर जो होती है, डेल्टा मिक्स की बात करें तो वो एक पॉजिटिव, मतलब स्पॉन्टेनिटी जो होती है वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि डेल्टा एस मिक्स अगर बड़ा है तो मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मतलब रिएक्शन हो सकती है। डेल्टा जी छोटा होता है तो उसका मतलब यहाँ पे रिएक्शन हो सकती है। पीए की बात करेंगे तो पी नॉट ए जाए, पीबी की बात करेंगे तो पी नॉट बी जाए बी। इस तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक यहाँ पर ग्राफ आता है। किसका ग्राफ आता है? वेव प्रेशर का ग्राफ होता है। यहां से यहाँ का ग्राफ हम लोग जाएबी हम जैसे पहले बनाया था वैसे वैसे ही बना रहे हैं। बेसिक सिंपल सी बात है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बार जाइबी को जीरो लेते हैं और जाए को वन लेते हैं। ठीक है, मतलब जाइबी का जो अमाउंट है वो नहीं है इस साइड। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जाइबी का अमाउंट नहीं ले रहे, हम जाए को देख रहे हैं सिर्फ। इसका एक ग्राफ आता है, वो ग्राफ क्या होता है? ठीक है, तो ग्राफ आता है, यहाँ पर हम लोग बोल देते हैं कि पी नॉट ए है, यहाँ पर बोल सकते हैं कि पी नॉट बी है। अब क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ से एक ऐसा ग्राफ आता है, ये देखो कैसा ग्राफ आता है, ऐसा ग्राफ आता है। ठीक है, ये होता है हमारे पास, ये टच करेगा किसको? पी नॉट बी को, क्योंकि ये पीए का ग्राफ है और ये किसका ग्राफ है? पीबी का ग्राफ है। ये वाला किसका है? पीबी का है, क्योंकि पीबी को टच करेगा और ये पीए को टच करेगा। और ये वाला जो होगा ये होगा पीए प्लस पीबी। आप डायरेक्ट ग्राफ को याद रखेंगे। ठीक है, क्या याद रखेंगे? ग्राफ को याद रखेंगे। एक सेकंड, आप डायरेक्ट ग्राफ को याद रखेंगे। अब अगर हम इसके अंदर बात करें आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, जैसे हमने बात करी आइडियल और नॉन आइडियल दो सॉल्यूशंस होते हैं, तो आइडियल सॉल्यूशन आपको पता ही चल गया कि वहां पर एबी एबी इंटरेक्शन, एबी का जो इंटरेक्शन होता है बेसिकली जो सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन होता है वो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के बिल्कुल बराबर होता है। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव, इसके अंदर अब आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि वो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। वहां पर दो चीजें आती है, एक आती है पॉजिटिव, एक आता है नेगेटिव। अगर आप नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो उसके अंदर दो टाइप आते हैं, एक आता है पॉजिटिव डेविएशन, एक होता है नेगेटिव डेविएशन। क्या होता है? नेगेटिव डेविएशन। इसके अंदर अगर आप बात करेंगे तो पॉजिटिव डेविएशन ऐसे डेविएशन होते हैं जिसमें हम लोग जो आपका जो आपका जैसे आप सॉलिड और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन की बात करते हैं, एक सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड सॉल्वेंट की इंटरेक्शन की बात करते हैं, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन को मैं ए बी बोल सकता हूं। वो इंटरेक्शन क्या होता है? कम होता है, उसकी स्ट्रेंथ कम होती है किससे? या तो सॉल्यूट सॉल्यूट से या तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट से। इसके अंदर भी बिल्कुल सेम बात नहीं होती है, इसके अंदर ये ज्यादा होते हैं ए से और ए और बी बी से। आप अगर बात करेंगे यहाँ पर डेल्टा एच जो हो, यहाँ पर डेल्टा एच जो होता है वो पॉजिटिव होता है, यहाँ एनर्जी का थोड़ा सा आपको दिखेगा, हीट का, सॉरी, यहाँ पर डेल्टा एच मिक्स जो होता है वो पॉजिटिव होता है। डेल्टा एस जो होता है वो भी पॉजिटिव होता है। डेल्टा वी होता है वो पॉजिटिव होता है, बल्कि वहां पे आपने देखा था जीरो था। डेल्टा जी मिक्स होता है वो कम होता है, क्योंकि डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा जी ऑब्वियसली छोटा ही होगा। यहाँ डेल्टा एच क्या होता है? नेगेटिव होता है, सबको नेगेटिव कर दी। डेल्टा वी क्या होता है? नेगेटिव होता है। और डेल्टा जी अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो वो क्या होता है? वो भी छोटा ही होता है। डेल्टा एस क्या होता है? डेल्टा एस कहीं नहीं चेंज हो रहा है, इसके लिए वो बड़ा है हर जगह जीरो से। ठीक है, इतनी सी बात है। अगर आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो आपको उसके एग्जांपल्स मिल जाएंगे, तो आपको याद कर लेंगे, है ना? लिखाने का कोई मतलब भी नहीं बनता है, आप उसे प्लीज याद करेंगे, या मैं लिखवा ही देता हूँ। अगर आप पॉजिटिव डिविजन के अंदर एग्जांपल्स की बात करेंगे तो आपको मिल जाएगा एसीटोन प्लस इथाइल अल्कोहल, एसीटोन प्लस बेंजीन, ठीक है, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, क्या मिल जाएगा? अगर आप पॉजिटिव डेविएशन की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन की बात करेंगे, तो आप लिख सकते हैं एसीटोन प्लस बेंजीन, यहां लिख सकते हैं एसीटोन प्लस बेंजीन, यहाँ पे लिख सकते हैं एससीएल प्लस वाटर, या एसीटोन प्लस एनिलीन लिख सकते हैं। ठीक है,
इससे ज्यादा एग्जाम्पल नहीं आते हैं। यहाँ पे आप कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ग्राफ्स की बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर ग्राफ कैसा बनता है? पॉजिटिव डेविएशन की ग्राफ की बात करें तो उसके अंदर जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह के ग्राफ बनता है। आप इस ग्राफ को भी नोट डाउन करेंगे। ठीक है, कैसा ग्राफ बनता है? ऐसा ग्राफ बनता है। उसमें क्या होता है, यहाँ पे हम पी नॉट ए लेते हैं, यहाँ पे पी नॉट बी लेते हैं, यहाँ पे जाई इज इक्वल्स टू 1 लेंगे, जाई बी फिर से 0 लेंगे, एक को रखेंगे दूसरे वाले को नहीं रखेंगे, और यहाँ 1 ले लेंगे। इसको, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, आप इसको देख लेना ऐसा। ठीक, और कुछ इस तरह के ग्राफ बनता है इसका। और यहाँ पे बात करेंगे तो इस तरीके का बनता है इसका। आप अगर नेगेटिव डेविएशन की बात करेंगे, किसकी? नेगेटिव डेविएशन की बात करेंगे, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आप नेगेटिव डेविएशन की बात करेंगे तो ऐसा कुछ होगा। जैसे यहाँ पर आप पी नॉट ए पी नॉट बी की बात करेंगे, यहाँ पे आप जाए की वैल्यू की बात करेंगे 1 रखेंगे, जाइबी की वैल्यू को 0 रखेंगे। यहाँ जाए क्या हो जा रहा है इसे, यहाँ पे जाइबी की वैल्यू को आप 1 रखेंगे, जाए की वैल्यू को 0 रखेंगे, तो यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव डेविएशन है तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? देखिए ध्यान से, ये थोड़ा सा बेंड कर जाएगा इस तरीके से, ग्राफ थोड़ा बेंड कर जाएगा। बेसिकली ये ओरिजिन से स्टार्टेड ग्राफ है, और यहाँ से भी ग्राफ क्या होता है, थोड़ा बेंड कर जाएगा, है ना? थोड़ा थोड़ा बेंड करके, अच्छी बात है। अब हम बात करें अगर कि हमारे पास और क्या आता है इस चैप्टर के अंदर, तो अब आएगा हमारे चैप्टर के अंदर इसकी चैप्टर की जान, सान और आन, कॉलिगेटिव। क्या? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? ठीक है, तो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी तो डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल पर, नंबर ऑफ सॉल्यूट पर, किसी गिवन वॉल्यूम में। तो ये डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल पर ये डिपेंड करता है, नॉट ऑन, डिपेंड करेगा सॉल्यूट के पार्टिकल पर, सिर्फ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है, बाकी कुछ भी नहीं, किसी और पर डिपेंड नहीं करता है। इसकी तीन चार चीजें होती है, जैसे सबसे पहला आता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यदि आप इसे कह सकते हो। तो क्या होता है वो, मैं आपको पहले समझाया तो फिर लिख देंगे, है ना? रिलेटिव लोअर ऑफ वेपर प्रेशर एक ऐसा वेपर प्रेशर आइडियल सॉल्यूशन था जो इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एट दैट टेम्परेचर। क्या क्या बोल दिया मैंने सर? बहुत अच्छा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसका मतलब होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यहाँ डेफिनेशन लिख देते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो बीपी है, ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन, किसी भी आइडियल सॉल्यूशन में, ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन, ये इक्वल होगा किसके? मोल फ्रैक्शन के। कैसे होगा अभी मैं आपको लिख के दिखाता हूं। मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट, देखो सिर्फ सॉलिड पे डिपेंड करता है, सॉलिड के पार्टिकल पर डिपेंड करता है, तो हम यहाँ पे सिर्फ सॉलिड लिखेंगे एट दैट टेम्परेचर। ठीक है, आप लिख सकते हैं इसको पी नॉट माइनस पी एस, पी ऑफ सॉल्यूशन बेसिकली, यहाँ पी नॉट इज इक्वल टू जाए, यानी आप लिख सकते हैं, या जाए जाए टू, आप जो भी लिखना चाहें। बेसिकली मैं इसको ए को सॉलिड बोलता हूं और बी को सॉल्वेंट बोलता हूं, तो मैं लिख सकता हूं क्या, जाए अपॉन में जाए प्लस जाए बी, या नहीं जाए नहीं लिखना चाहिए, एक सेकंड, गिव मी अ सेक। ओके, इसे लिख सकते हैं एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी, इस तरीके से हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को लिख सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है। अच्छा, ठीक है, तो अगर इसके क्वेश्चंस बहुत ही इजी आते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, आप बना सकते हैं, अलग बात नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोटिक प्रेशर? एक्सेस प्रेशर जो अप्लाई होगा सॉल्यूशन पर, किसकी पैसेज के लिए? सॉल्वेंट की पैसेज के लिए, टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब आपने यहाँ पे कुछ मिक्सचर भर रखे हैं इनके बीच में, यहाँ सॉल्यूट है, यहाँ सॉल्वेंट है, ठीक है। अब इसका पैसेज कराना है, अगर ये पैसेज यहाँ से पास करना चाहता है, यहाँ पे जंप करना चाहता है, तो इस मेम्ब्रेन को क्या करना पड़ेगा, इसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो यही एक ऐसा प्रेशर लगाया जाता है, तो हम यहाँ से कुछ ऐसा प्रेशर लगाएंगे जो इसके इसके यहाँ पर आने को क्या करे, रोक लेगा। ठीक है, इसको डेफिनेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, देख तो एक्सेस प्रेशर, द एक्सेस प्रेशर which must be applied
only solution to prevent the passage, इसकी passage, to prevent the passage of solvent through a semi permeable मेम्ब्रेन। इसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है और वो क्या होता है, पाई इज इक्वल टू सीआरटी। इसको डिनोट करते हैं किससे, बेसिकली पाई से। ये क्या हो रहा है इसके साथ आजकल, नशे में आएगी क्या, या सुगंधा सुन के बैठता है। तो पाई इज इक्वल टू सीआरटी में इसका एक फॉर्मूला होता है। सी क्या होता है सर, सी बता दो क्या होता है। तो सी जो होता है आपका मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है, यानी मोलारिटी होती है बेसिकली। ठीक है, लिख सकते हैं आप लोग। अगर हमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात करनी है आइसोटोनिक के लिए, तो पाई वन इज इक्वल टू पाई टू हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पाई वन इज इक्वल टू पाई टू बोल सकते हैं। ठीक है, देखो जब आप हायर सॉल्यूशन की बात करोगे ना, सॉल्यूशन ऑफ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर हाइपरटोनिक, जबकि आप लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करोगे तो हाइपरटोनिक। अगर आपको कहीं पर भी ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत हाई मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर आपको हाई मिल रहा है, तो वो सॉल्यूशन कैसा है, वो सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक। कैसा सॉल्यूशन है वो है आपका हाइपरटोनिक। लेकिन अगर आपको कहीं कहीं ये प्रेशर कम मिल रहा है तो वो कैसा है, हाइपोटोनिक। यस और नो, दिस इज करेक्ट और नॉट। यस। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर लगाया गया। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर की जो आप प्रेशर लगा रहे थे एक साइड से कि सॉल्वेंट ना आ पाए, उसके ऊपर ही आपने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया, जिसकी वजह से सॉल्वेंट की मूवमेंट स्टार्ट हो गई फ्रॉम सॉल्यूशन टू अ प्योर सॉल्वेंट, आपके स्टार्ट फ्लोइंग करने लग गया, उसे हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। कोई अलग बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर आप लगाएंगे तो वो ऑब्वियसली रिवर्स ऑस्मोसिस, जो कि आपके अंदर आरओ के अंदर होता है, क्योंकि उसका नाम ही रिवर्स ऑस्मोसिस है, तो आरओ के अंदर टेक प्लेस ऐसा करता है। ठीक है, ज्यादा हार्ड इसके अंदर भी क्वेश्चन नहीं आते आपको, पाई को सीआरटी देके आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। एक होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है एलिवेशन इन, जस्ट गिव मी 1 मिनट फॉर इट। 1 मिनट, ये कुछ हंगामे कर रहा है आजकल मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन कोई बात नहीं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देखो एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट, या इसको कहते हैं हम लोग एक और नाम से, क्या कहते हैं, इब्लियोस्कोपी। 1 मिनट, इब्लियोस्कोपी, दोनों चीज इसको कह सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर, एक ऐसे टेम्परेचर जहां पर वेपर प्रेशर लिक्विड का इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट समझना होगा क्या होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है टेम्परेचर एट दिस टेम्परेचर, क्या एट दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर क्या होता है, इस पे वेपर प्रेशर जो होता है वो इक्वल हो जाता है एटीएम के, यानी इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। सिंपल सी बात है। अब अगर हम जानते हैं कि वेपर प्रेशर को अगर हमें लो करना है, इससे प्योर सॉल्वेंट, मतलब जैसे आपको वेपर प्रेशर है वो लो करना है, तो प्योर सॉल्वेंट का, तो आपको उसका वेपर प्रेशर क्या करना पड़ेगा, वेपर प्रेशर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, है ना। अगर आपको वेपर प्रेशर क्या करना है, लो करना है, मैंने आपको पहले बताया था वेपर प्रेशर लो करने का एक ही तरीका है, आप टेम्परेचर बढ़ा दो। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो हम क्या करते हैं, सोल्यूशन को हीट करना स्टार्ट करते हैं। तो एटमॉस्फेयर, उससे हम टेम्परेचर को हीट करेंगे, जिसकी वजह से ऐसा होगा। अब अगर आपने क्या करा है कि आपने, फिर समझना, अगर आपने एक सॉल्यूशन, एक टैब या एक आपने जो बीकर लिया है उसके अंदर आपने कुछ मिक्स किया है और इसकी वजह से इसका जो वेपर प्रेशर है वो लो हो गया है। ठीक है, आपने कोई सॉल्यूट को मिक्स कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट या नॉन इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स करा है, इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स करा, इसकी वजह से इसका जो वेपर प्रेशर है वो कम हो गया है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वेपर प्रेशर, अगर आपको फिर से वेपर प्रेशर यानी या कम हो गया, ज्यादा हो गया, जो भी हो गया है आप देख लेना। अगर, और अगर हमें इस बॉइलिंग पॉइंट पता करना क्या होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कॉन्स्टेंट हीट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होने लग जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। अगर उसका वेपर प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि बेसिकली अगर आप प्योर सॉल्वेंट में कुछ मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसका वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, एक वक्त आएगा जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल बन जाएगा। इसके लिए हम एक डेफिनेशन, इसके लिए हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं, इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है डेल्टा टीबी निकालने के लिए, इसमें हम टी माइनस टीबी करते हैं। बी क्या होता है, बेसिकली हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये एलिवेशन है बॉइलिंग पॉइंट का, जब आप वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, जब आप वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाने के साथ, तो इसकी वजह से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो रहा है, किससे, सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये इक्वेशन निकल के आती है। आपको इस इक्वेशन को डायरेक्टली याद करना होता है। अगर आपने डेल्टा टीबी कल को कोई पूछ लेता क्या होता है, आप कहेंगे केबी इंटू एम होता है, एम इज मोलैरिटी, नथिंग बट मोलैरिटी।
आप लिख सकते हैं डेल्टा टीवी इज इक्वल्स टू यहाँ से केबी इंटू मोलैरिटी को आप एक बात लिख सकते हैं डब्ल्यू बी इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन में एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये बात आप बिल्कुल आराम से नोट कर सकते हैं। अब अगर आपको केबी निकालना पड़ गया कि भाई केबी भी निकालने के लिए पूछ रहा है तो केबी कैसे निकालेंगे, आर टीबी स्क्वायर अपॉन में 1000 ऑफ, ठीक है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन बेसिकली, है ना। एलवी लिख सकते हो या डेल्टा एच भी लिख सकते हो, हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर मोल ऑफ सॉल्वेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी लिख सकते हैं ना। ऐसी एक और फॉर्मूला आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या आता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका एक फॉर्मूला डायरेक्ट आप याद रखेंगे क्योंकि दिस इज अ क्रैश कोर्स, इतना हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, के एफ इंटू एम, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखेंगे। अगर आप यहाँ से आपको और निकालना है तो के एफ मल्टीप्लाइड बाय वही लिख सकते हैं आप हमेशा से, मास ऑफ 2 डब्ल्यू अपॉन में 2 मल्टीप्लाइड बाय W1 अंदर 1000। मतलब बेसिकली यार आप ये मोलैरिटी ही है, कुछ और नहीं है, तो इतने डेप्थ में मत जाइए कि क्या लिख सकते क्या लिख सकते, मोलैरिटी लिखेंगे डायरेक्टली, आपको मोलैरिटी लिखना हमने बहुत पहले ही क्या करा था, सिखा दिया था। ऐसे ही आप अगर आपको केएफ निकालने को कहा जाए, कल को केएफ निकालने को कहा जाए तो आप कैसे निकालेंगे केएफ को, तो मैं आपको बता देता हूँ। केएफ निकालने का सिंपल तरीका होता है एम नॉट आर टी एफ का स्क्वायर, आर टी एफ का स्क्वायर अपॉन में 1000, और यहाँ पर डेल्टा फ्रीज लिखेंगे, आपको दिया होगा क्वेश्चन के अंदर एच नॉट, ये आपको दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर, आप प्लीज इसे याद रखेंगे कि क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है। और एम क्या है यहाँ पे, मॉलिक्यूलर वेट है किसका, सॉल्वेंट का। भाई एम क्या है, मॉलिक्यूलर, ऊपर भी वही था और यहाँ पर भी वही है, ऊपर नहीं बताया तो मैंने, हाँ जान लो, मॉलिक्यूलर वेट किसका, ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट का क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है। क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं, इसमें इतना कुछ नहीं आता है। और अब एक और हम यहाँ पर बात करते हैं इस चैप्टर की, एक और जान है क्या, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। जब भी आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट को मिला रहे थे अब तक, अब आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट को मिला रहे थे, लेकिन अब आप इलेक्ट्रोलाइट को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप सही था, लेकिन आप इलेक्ट्रोलाइट को मिलाओगे तो उसकी वजह से कुछ एबनॉर्मलिटी क्रिएट होती है। उस एबनॉर्मलिटी को डिफाइन किया था, क्योंकि उस एबनॉर्मलिटी की वजह से हम ये लोग जो हमने चारों डिफाइन किए हम नहीं निकाल सकते। तो वेंटॉफ आए थे और वेंटॉफ ने इसको डिफाइन किया था, वेंटॉफ ने अपना एक फैक्टर दिया था आई, ठीक है, वेंटॉफ फैक्टर कहते हैं इसको। वेंटॉफ फैक्टर की 3 डेफिनेशन आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, बिल्कुल पता होनी चाहिए, वो क्या क्या होती है। एक होती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मैं क्या सीजी लिख सकता हूँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक मिनट, सीजी कैसे लिख सकता हूँ मैं क्या इसको सीपी लिख सकता हूँ, यस और नो, हाँ लिख सकते हैं, सीपी सीपी, ठीक है, अपॉन में कैलकुलेटेड 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 सीपी, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू निकल के, एक तो हमने कैलकुलेट की जो हम जानते थे, एक होता है ऑब्जर्व्ड, क्या होता है ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑब्जर्व्ड सीपी, ठीक है, और एक होता है नॉर्मल सीपी, ठीक है, जो हमने देखी है, और एक होता है नॉर्मल सीपी। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, क्या होता है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, अपॉन में लिख सकते हैं ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, सिंपल सी बात है। अब हमें 3 चीजें याद रखनी होती है कि आई की जो वैल्यू है कैसे निकालें वो, हाउ टू फाइंड आई की वैल्यू। अगर आपके लिए ऐसा कुछ दिया हुआ है K2CO3, ठीक है, ठीक है, आपसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है, कहा गया है, तो आप उसमें आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इनको अलग कर लीजिए, 2K प्लस CO3 2 माइनस, देखिए ये कितना है 2, ये कितना है 1, इसको नहीं देखना होता इसके आगे कोफिशिएंट कितना लगा हुआ है 1, तो कितना हो जाएगी इसकी आई की वैल्यू 3। ये तो इस तरीके से निकल जाता है नॉर्मली तरीके से आपको जब दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको कभी फंसाया जाएगा तो वो आपसे कहेगा इतना डिसोसिएट हो गया है, इतना परसेंट एसोसिएशन हो गई है, ठीक है। तो उसके लिए आपको आपके पास फॉर्मुला होना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मुला, आप डायरेक्ट फॉर्मुला को अप्लाई करेंगे और आपकी वैल्यू को क्या आ जाएगी, निकल के आ जाएगी। सर वो डायरेक्ट फॉर्मुला क्या होता है बता दीजिए। तो अगर वो कहता है एसोसिएशन है, ठीक है, अगर वो कहता है एसोसिएशन है और तब बतानी है, तो एसोसिएशन के अंदर एक पर्टिकुलर फॉर्मुला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इसके लिए वेंटॉफ फैक्टर का एक पर्टिकुलर फॉर्मुला आता है, वो क्या आता है 1 + 1 अपॉन में n -1 ऑफ अल्फा, ठीक है। अल्फा क्या है, जो आपको डिसोसिएशन दिया रहेगा 70% 80% दिया गया है वो सब। एक आपको दिया जाएगा डिसोसिएशन, क्या दिया जाएगा, डिसोसिएशन दिया जाएगा। डिसोसिएशन में आपको वो बोलेगा कि डिसोसिएशन निकाल दो, तो आप इसके अंदर भी आप पता कर सकते हो कैसे, आई की वैल्यू को कैसे पता कर सकते हो 1 + n -1 ऑफ अल्फा, ठीक है, इस तरीके से कोई याद करने में तो आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होती है। अब मॉडिफाइड वैल्यूज कुछ होती है, क्या होती है मॉडिफाइड वैल्यूज, क्या होंगी मॉडिफाइड वैल्यूज होंगी। जैसे आप P0 - P अपॉन में P0 लिख रहे थे, तो आप क्या करेंगे आई एन, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है सॉल्यूट के पार्टिकल पर, इसलिए सॉल्यूट को आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। डेल्टा टीएफ की वैल्यू जो होती है वो हो जाएगी आई इंटू के एफ इंटू एम, ठीक है। डेल्टा टीवी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आई इंटू के बी इंटू एम, और पाई की वैल्यू हो जाएगी आई सी आर टी। आई को आप निकालेंगे, अगर आपसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट
नॉर्मली एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं बोला गया है, तो आप डायरेक्टली निकालेंगे। आपको कोई दे दिया जाएगा EC2 दे दिया या कुछ भी दे दिया, आप उसको तोड़िए आयंस में, आप उसको कैलकुलेट करिए और उसके बाहर आपसे नहीं पूछा जा सकता। और अगर आपसे कहा गया कि भाई इतना परसेंट डिसोसिएट हुआ, इतना परसेंट एसोसिएट हुआ है, तो ठीक है बैठ के निकालिए, मतलब आपको फॉर्मूला दे देगा एसोसिएशन डिसोसिएशन के लिए। ठीक है, और इतनी सी बात है। इस चैप्टर को ओवर हो चुका है, ये चैप्टर क्रैश कोर्स का पहला चैप्टर एंड सॉल्यूशन जो ओवर हो चुका है। इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे आने वाले अगले लेक्चर में, यानी एक वीडियो, एक या दो लेक्चर आएंगे, क्योंकि हम लोग यहीं पे क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो कम से कम 2.5 घंटे की हो सकती है, तो मैं वो नहीं चाहता हूँ, है ना। 1 घंटे के आसपास की वीडियो होगी, तो आप उसे आराम से देखिए। उसके बाद क्वेश्चन वाली सीरीज में आइए, वहां करते हैं, क्योंकि इतना फॉर्मुला अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हमें ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बताने को तो यार इसमें मैं बहुत कुछ बता दूं कि आप कैसे आई को निकालेंगे, ट्राइमेरेशन डाइमेरेशन, वो सब बहुत सारी चीजें होती हैं, बट उतने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं होती है। और इसमें बहुत सारी चीजें हम बता सकते हैं, जैसे कि रिलेटिव बताया, तो उसमें बहुत सारी चीजें समझाने वाली है, बट उसकी कोई जरूरत नहीं है आई थिंक इस पॉइंट ऑफ टाइम में। क्रैश कोर्स के टाइम पे जब हम सेपरेट लेक्चर्स में मिलेंगे इनके, तो ऑब्वियसली वो हम सब बताएंगे आपको। जितना हो सकता था मेरे से शॉर्ट रखने में, मैंने उसको इतना ही शॉर्ट किया। जितनी चीज नहीं बतानी चाहिए थी उतनी चीज नहीं बताई। और एक क्रैश कोर्स में एक ऐसे ही बताया जाता है, जितना अच्छा हो सकता है अच्छे से बताया जाता है। लेकिन ये मैं गारंटी लेता हूँ, इसकी वजह से आपका कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा। ये मैं लिख के देता हूँ, आप जाके कोई से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त पे आपके लिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। आप क्रैश कोर्स में अगर आप देख रहे हैं आपको पेपर 1-2 महीने पास में है, तो आप प्लीज पीवाईक्यू को सॉल्व करिए। और कुछ मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको करा ही दूंगा अलग से, आप उसको भी सॉल्व कर लीजिए, तो वो आपका काम बन जाएगा। तो एक बड़ा सा थैंक्स हमारी तरफ से। क्रैश कोर्स का चैप्टर नंबर 1 था, हमने खत्म किया। थैंक यू पूरा चैप्टर हमारे साथ समझने के लिए। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट मिलते हैं।